हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस का वन शॉट, जो कि सेमेस्टर 6 में है आपके पास, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम हो, बीकॉम ऑनर्स हो। इसमें हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड जो भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ये जो पीडीएफ है आपको, ये डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे सारे स्टेप्स गिवन हैं, तो वहाँ से उन स्टेप्स को फॉलो करके पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आप पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट है, वहाँ पे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके ये मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, सारे स्टेप्स फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आपके पास वो पीडीएफ आ जाती है मेल पे। अगर आप कुछ स्टेप्स फॉलो नहीं करते हो तभी वो मैसेज नहीं आ पाता। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पे कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है हाउ ए कंपनी इज़ कंट्रोल्ड मनी, सॉरी यहाँ पे गलती से मनी लिख दिया है, यहाँ पे आएगा मैनेज्ड इन ए फेयर और रिस्पॉन्सिबल वे। मतलब एक कंपनी है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है और मैनेज किया जाता है फेयर और रिस्पॉन्सिबल वे में, तो उसी को बोलते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस। ये हमें बताता है कि कौन डिसीजन लेगा, हु विल टेक डिसीजन। ठीक है, हाउ डिसीजन, कैसे कोई भी डिसीजन कंपनी में लिया जा रहा है तो कैसे होगा, और कैसे कंपनी ऑनेस्ट रहेगी हमेशा अपनी बातों के ऊपर, तो ये हमें बताता है हु मेक्स डिसीजन नाउ हाउ एंड कंपनी ऑनेस्ट कैसे रहेगी, तो ये बताता है। नो, अभी पहला टॉपिक है कॉरपोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। एक सिक्के के दो पहलू हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट। कैसे? कॉरपोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट क्लोजली रिलेटेड हैं लेकिन सेम नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं बट दे आर नॉट सेम। दे आर ऑफन कॉल्ड टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ कंपनी। इनको एक सिक्के के दो पहलू इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो कंपनी है उसकी सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ देखो मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होती है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, जिसमें वो प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस एक्टिविटीज़ करती है। ठीक है, मैनेजर्स फोकस करते हैं एफिशिएंसी और अचीव करने के लिए बिजनेस के गोल को। वहीं पे कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये बताता है कि कैसे कंपनी को कंट्रोल किया जाता है और मैनेज किया जाता है एक रिस्पॉन्सिबल वे में। तो ये कंसर्न है हाउ ए कंपनी इज़ डायरेक्टेड, मतलब कंट्रोल्ड इन ए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर और अदर स्टेक होल्डर। तो मैनेजमेंट का मतलब है डे टू डे ऑपरेशंस कहते हो कैसे होते हैं, और कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि कैसे एक कंपनी को कंट्रोल किया जाता है इस तरीके से ताकि वो अकाउंटेबल रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, फेयरनेस हो उसके अंदर और प्रोटेक्ट हो इंटरेस्ट लोगों का। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो यही है इसी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नेंस में, और मैनेजर्स कहाँ पे हैं, डीसी। देखो हम बात करें मैनेजमेंट के अंदर जो होते हैं वो मैनेजर्स रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट, और कॉरपोरेट गवर्नेंस में होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस में, तो दोनों अलग हैं। इनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के लिए मैनेजर। गवर्नेंस सेट फ्रेमवर्क रूल्स। गवर्नेंस क्या सेट करता है, फ्रेमवर्क और रूल सेट करता है। मैनेजमेंट वर्क करता है, मैनेजमेंट उन रूल्स में काम करता है। ठीक है, और बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। विदाउट गुड गवर्नेंस, अगर गवर्नेंस अच्छी नहीं होंगी, जैसे कि रूल्स और रेगुलेशंस अगर अच्छे नहीं होंगे तो मैनेजमेंट भी कैसे अच्छा काम कर सकती है। अगर गुड मैनेजमेंट नहीं होगी तो गवर्नेंस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। आपने रूल्स बना दिए, रेगुलेशंस बना दी बढ़िया बढ़िया, लेकिन आपकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है, वो काम नहीं करना चाहती उन पे, तो फिर कैसे गुड गवर्नेंस होगा। तो ये दोनों चीज़ कहती हैं कि अगर गवर्नेंस अच्छी नहीं है तो मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी, तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन डन। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक इज़ जर्मन मॉडल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। उसकी स्ट्रेंथ क्या है एंड उसकी वीकनेसेस क्या हैं, तो ये देखना है। तो सबसे पहले देखो ये जो जर्नल मॉडल है यहाँ पे हमारे पास ये 2 टायर सिस्टम है कॉरपोरेट गवर्नेंस का। जैसे कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसमें 2 टायर होते हैं, एक तो मैनेजमेंट का और एक सुपरवाइजरी बोर्ड का। तो जो मैनेजमेंट बोर्ड होता है उसमें रन डेली ऑपरेशन, जो डेली जो ऑपरेशंस होते हैं उनको रन करता है, डेली के काम डे टू डे। ठीक है, सुपरवाइजरी बोर्ड क्या करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है मैनेजमेंट को। सुपरवाइज मतलब
किसी को सुपरवाइज करना, किसी को समझाना, ठीक है, इस मैनेजमेंट को ये सुपरवाइज करता है, तो इसी को बोलते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड। और भी होते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड में, कौन कौन होते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड में? आते हैं एम्प्लॉयज़, बैंक्स, शेयर होल्डर्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड को। तो जर्मन मॉडल बोलता है कि गवर्नेंस जो है कोऑपरेट गवर्नेंस जो है उसके 2 टायर सिस्टम है। पहला है मैनेजमेंट बोर्ड का एंड सेकंड है सुपरवाइजरी बोर्ड। मैनेजमेंट बोर्ड रन करती है डेली ऑपरेशंस को, सुपरवाइजरी बोर्ड मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है मैनेजमेंट बोर्ड को बोल सकते हैं या फिर मैनेजमेंट को। सुपरवाइजरी बोर्ड में आता है एम्प्लॉयज़, बैंक्स एंड शेयर होल्डर्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड को, ठीक है। अब इसकी हमें स्ट्रेंथ देखनी है एंड वीकनेस देखनी है। तो स्ट्रेंथ क्या है इसकी? एक तो ये मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग क्या करती है? मॉनिटर करती है। यहाँ पे हमने देखा था मॉनिटर करती है, तो ठीक है, ये मॉनिटर करती है मैनेजमेंट को ताकि फ्रॉड कम हो। उसके बाद एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होता है, जिससे ट्रस्ट आएगा और स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कर रहे हैं सुपरवाइजरी बोर्ड में, तो इससे आपके बीच में, आपकी कंपनी के बीच में ट्रस्ट बनेगा और स्टेबिलिटी आएगी। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ये क्या करती है नेक्स्ट? यहाँ पे ये नेक्स्ट क्या करती है? इसकी स्ट्रेंथ ये है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसको इंक्रीज करती है और लेस प्रेशर होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए। उसकी वीकनेस क्या है? उसकी कमजोरियाँ क्या है? सबसे पहले डिसीजन मेकिंग कम होता है, बिकॉज यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हैं, बहुत कम होगा। जैसे कि एक तो हमने देखा कि मैनेजमेंट बोर्ड है, एक सुपरवाइजर बोर्ड है। तो पहले कोई भी चीज़ पे डिसीजन लेंगे तो पहले इसके पास आएगा, देन इसके पास जाएगा, और दोनों जब डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा धीरे बनता है, डिसीजन स्लो हो जाता है। पहले ये अप्रूवल देंगे देन ये देंगे, तो डिसीजन मेकिंग बिकम स्लो ड्यू टू ड्यूअल स्ट्रक्चर। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। टू मच पावर टू द बैंक्स कैन रिड्यूस शेयर होल्डर इन्फ्लुएंस। यहाँ पे इनके पास ज़्यादा पावर है और इनके पास कम पावर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इंक्रीजड है। अब दोनों के लिए रहने की, ऑफिस की, इनकी और एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आती है वो भी चाहिएगी, तो ये जो कॉस्ट होती है ये आपकी बढ़ जाती है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी कम्पिटिटिव मार्केट में। जब आपका कम्पिटिटिव मार्केट होता है, जैसे एप्पल का और सैमसंग का फ़ोन है, तो दोनों कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अब इनके टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। अब ये हमने जर्मन मॉडल देख लिया। नेक्स्ट मॉडल है जैपनीज़ मॉडल, बोर्ड एज प्राइमरी गवर्निंग अथॉरिटी। तो जो जैपनीज़ मॉडल हो गया, अब है जो हमने जर्मन मॉडल कर लिया यहाँ पे, अब हमारा है जैपनीज़ मॉडल। तो जैपनीज़ मॉडल भी आसानी है उसकी तरह, ये याद करने ज़रूरी हैं। दोबारा से वीडियो को पीछे करके आप समझ सकते हो अच्छे से। जैपनीज़ मॉडल के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक सेंटर का रोल प्ले करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस में। देखो सबसे पहले हमने जर्मन मॉडल देखा, तो वहाँ पे क्या था? ड्यूअल एग्जीक्यूटिव था, जिसमें एक था हमारा वो मैनेजमेंट बोर्ड था और एक था सुपरवाइजर बोर्ड, ये इसको कंट्रोल करता था, ठीक है। ये था हमारा जर्मन मॉडल। नाउ जैपनीज़ मॉडल में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो सेंटर रोल है, इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नेंस में। पहले जब जैपनीज़ मॉडल आया था तो ये सिस्टम फॉलो करता था जो कि बेस्ड था लॉन्ग टर्म रिलेशंस पे, लॉयल्टी पे और कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग पे। लेकिन अभी मोस्ट बोर्ड डायरेक्टर्स इनसाइडर्स होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं विद इन द कंपनी एंड दिस क्रिएट इंटरनल कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी। जैसे आप अब अगर एम्प्लॉय हो तो आप आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हो, ठीक है, बिकॉज क्योंकि कंपनी के अंदर प्रमोशन होता है उसकी वजह से आप बन सकते हो यहाँ पे जैपनीज़ मॉडल के अनुसार। अब इसके की फीचर्स क्या हैं जैपनीज़ मॉडल के, इसमें होता क्या है एक्चुअली? तो देखो पहले जो जैपनीज़ मॉडल था उसमें आप लाइफ टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट का कल्चर होता था, मतलब आप लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे काम करोगे। स्ट्रॉन्ग रोल था मेन बैंक्स का, यहाँ पे बैंक्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, जहाँ पे फिर शेयर होल्डर का रोल कम रहता था, ठीक है। कॉन्शियस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती थी वो बहुत अच्छे तरीके से होती थी और वो फोकस करती थी लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो आपकी, ठीक है। अब डिस्कशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन था? जो कि सेंटर का रोल प्ले करता था, ठीक है। यहाँ पे जैपनीज़ मॉडल के अंदर सेंटर का रोल प्ले करता था, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट इंडिपेंडेंट था ये, वीकर टू वेस्टर्न मॉडल्स। वेस्टर्न मॉडल मतलब दूसरी जो कंट्रीज़ के मॉडल हैं उससे कंपेयर करें तो ये वीकर मॉडल था। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी। लेकिन हमने जर्मन मॉडल देखा था तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी थी और अकाउंटेबिलिटी भी थी, तो उससे ये कम पड़ गया। उसके बाद आते हैं कैडबरी कमेटी, ये क्या होती है और उसके कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं?
तो कैडबरी कमेटी यूके के अंदर है, 1992 में बनी थी। ये फाउंडेशन थी मॉडर्न कॉरपोरेट गवर्नेंस का। कैडबरी कमेटी यूके 1992 में बनी थी, जो कि फाउंडेशन थी मॉडर्न कॉरपोरेट गवर्नेंस का। आज के ज़माने में जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसका फाउंडेशन थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस है ये कैडबरी कमेटी प्रोवाइड करती है। पहले, सेपरेशन ऑफ चेयरमैन एंड CEO रोल। कंपनी के अंदर दो होते हैं, एक से चेयरमैन होता है और एक होता है CEO। तो दोनों के रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग होने चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आप ऑडिट कमेटीज़ एस्टेब्लिश करो। फाइनेंशियल जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको डिस्क्लोज करो, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ। प्रोटेक्ट करो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को। तो ये रिकमेंडेशंस थी जो कि कैडबरी कमेटी ने दी थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात करें तो एक तो इसने जो जैपनीज़ मॉडल में अकाउंटेबिलिटी नहीं थी उसको इसने इम्प्रूव किया। दूसरा, रिड्यूस करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो फ्रॉड होते हैं कंपनीज के अंदर उनको, और एक ग्लोबल रेफरेंस मॉडल बन गया गवर्नेंस के रिफॉर्म्स के लिए। नाउ दिस इज ऑल्सो डन कैडबरी कमेटी। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लास एक्शन सूट्स, वाई दे आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। तो सबसे पहले क्लास एक्शन सूट होता क्या है, एक लीगल रेमेडी होता है वेयर ए ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर कॉम्प्लेक्स कैन फाइल अगेंस्ट ए सिंगल केस अगेंस्ट ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। आप हो, आपका दोस्त है, आपकी मम्मी है, पापा है और आपकी फ्रेंड है, आप जो भी हैं, आप सब लोग हो। ठीक है, आप एक कंपनी के अंदर काम करते हो, आपकी जो एक प्रॉब्लम है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको उसके अगेंस्ट एक केस फाइल करना है। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि पहले ये फाइल करेगा देन ये जाएगा कोर्ट देन ये ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे, क्लास एक्शन सूट लोगे। आप सारे इकट्ठे मिलके एक केस बनाओगे और उस पर साइन करके उसको फाइल कर दोगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्लास एक्शन सूट। लीगल रेमेडी होती है वेयर ग्रुप ऑफ पीपल, आप ग्रुप हो विद सिमिलर कंप्लेंट, आपकी सेम प्रॉब्लम है, कैन फाइल केस, आप फाइल करोगे केस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट फाइल करोगे, किसी कंपनी के और ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के केसेस नहीं आएंगे, आपके लोगों के बीच में एक लीडर बन जाएगा और वो सारे को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये कब होता है, जब आपकी कंपनी ने फ्रॉड कर दिया हो, सबके साथ फ्रॉड होता है, मिस मैनेजमेंट कर रही हो, वोलेशन कर रही हो शेयर होल्डर्स का या फिर कंज्यूमर के राइट्स का, तब हम इसका यूज़ करते हैं। सब लोग मिलके तभी तो आएंगे, वरना वो क्या करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे होता है सिचुएशंस इंडिया के अंदर क्या है। क्लास एक्शंस जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 245 में। तो ये इंडिया के अंदर कब आया था, कंपनी एक्ट 2013 तो सेक्शन 245 के अंदर ये है जो क्लास सेक्शन एक्ट है। ठीक है, एक्शन सूट। तो वाई दे आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया, ये पॉपुलर क्यों नहीं इंडिया के। एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, शेयर होल्डर्स को और कंज्यूमर्स को। दूसरा, इसकी जो लीगल प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये कोर्ट में डिले होता रहता है। नाउ नेक्स्ट, एक तो फियर ऑफ रिलेशन फ्रॉम पावरफुल कंपनीज बहुत पावरफुल होती हैं तो उनसे हमें डर लगता ही रहता है कि वो जीत जाएंगी केस। हाई कॉस्ट आती है इसको रेगुलेट करने के लिए। वीक इन्फॉर्मेंस कल्चर होता है, लिमिटेड हिस्ट्री है सक्सेसफुल, बहुत ही कम ऐसे केसेस हैं जो कि सक्सेसफुल हुए थे, तो लोग इससे केस फाइल करने से डरते हैं। ठीक है, ऑल दो प्रोविज़न एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर बट बहुत लिमिटेड है। ठीक है, इससे बेटर अवेयरनेस फास्ट जुडिशियल प्रोसेस हो सकती है, लेकिन आज नहीं है क्लास एक्शन सूट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टूल है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी के लिए। उसके बाद आता है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, ये अनएथिकल क्यों होती है और रेगुलेट कैसे होती है इंडिया के अंदर। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जैसे कि आप आज दो कंपनी है, ये XYZ लिमिटेड है, ये ABCZ लिमिटेड है, ABC लिमिटेड, दोनों ने मर्जर हो गए, दोनों इकट्ठे हो गए और ये बन गए XAB लिमिटेड। ठीक है, तो अब आपको पता है जब दो कंपनी मिलेंगी तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा आपको पता है ये बात, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये मर्ज होंगी, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी। लेकिन जब आपका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं हम उसको, आप भी किसी कंपनी के मालिक हो, जैसे CD लिमिटेड के मालिक हो, CB लिमिटेड के, तो आपको पता चला कि ये दो कंपनी बढ़ रही हैं, एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आपने इनसाइडर मतलब अंदर से जानकारी ली और पूछा और आपने इसमें शेयर्स में इन्वेस्ट कर दी वैल्यू, और जैसे ही प्रॉफिट बढ़ा आपने वो वैल्यू निकाल ली।
तो इसका मतलब होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। और सेबी इस पे रेगुलेट करती है। इसमें आपको इंडिया के अंदर तो जेल भी हो सकती है, आपको पनिशमेंट्स मिलती है, लेट मी टेल यू, ठीक है। मैं अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है बायर करना, सेलिंग करना सिक्योरिटीज़, मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स बेस्ड ऑन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव। मतलब ये मार्केट में अभी नहीं आया था कि इनका प्रॉफिट होगा, बढ़ेगा, लेकिन आपने पहले से पता कर ली इंफॉर्मेशन, यूपीएसआई के अकॉर्डिंग आपने बाय कर ली, सेल कर ली सिक्योरिटीज़, ठीक है। ये अनफेयर एडवांटेज ले लिया आपने इनसाइडर से और हार्म करते हैं जनरल इन्वेस्टर्स को, ठीक। अब ये अनएथिकल क्यों है? एक तो ये फेयरनेस नहीं रहती, ब्लैक मार्केटिंग हो गई एक तरफ से। फिर है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम करती है, ये मैनिपुलेटेशन होता है शेयर के प्राइसेस को, वो एकदम से ऊपर नीचे होंगे। फिर ये क्रिएट करती है अनइक्वल एक्सेस ऑफ इन इंफॉर्मेशन, मतलब जो खुद कंपनी के ओनर्स हैं उनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है और जो जर्नल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनइक्वल एक्सेस हो गया इंफॉर्मेशन का। अब इंडिया के अंदर क्या रेगुलेशंस है? इंडिया के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए सेबी ने रेगुलेशंस बनाई हैं, जिसमें है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन एक्ट 2015। तो ये एक्ट है, इसमें क्या है, ये बताता है कि इनसाइडर क्या होते हैं, कौन है, और यूपीएसआई क्या है, ठीक है। यूपीएसआई हमने यहाँ पे देखा था, एक सेकंड में बता देती हूँ, ये रहा देखो, ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये क्या है, कब माना जाएगा कि ये प्राइस अनपब्लिश्ड है, तो ये बताया जाता है इसके अंदर। ये प्रोहिबिट करता है ट्रेडिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन को। इसमें डिस्क्लोजर देना ज़रूरी होता है, कौन प्रमोटर है, कौन डायरेक्टर्स हैं। यहाँ पे आपको पेनल्टी मिलती है, इम्प्रेसमेंट किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है अगर आपने वोलेशन किया तो। इसमें कंपनीज़ को एक कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करके चलना होता है। कंक्लूजन, इनसाइडर ट्रेडिंग वीकनेस ट्रस्ट करती है मार्केट में। स्ट्रिक्ट सेबी की रेगुलेशंस है जो कि नेसेसरी है मैनिपुलेट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस। तो सेबी ने बहुत सारी रेगुलेशंस बना रखे हैं जिनको फॉलो करना नेसेसरी है। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास है कि क्या यहाँ पे रोल है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, तो वो देखेंगे पहले। सॉरी, तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर कौन कौन आता है? एक तो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन जो फंड होता है वो, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और एफडीआई भी यहाँ के अंदर आता है। ये होल्ड करते हैं लार्ज शेयर कंपनीज़ के अंदर, तो ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर कौन होता है? जो कि इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल जो कि कंपनीज होती है उनको बोलते हैं, ठीक है। तो कंपनीज म्यूचुअल फंड भी होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है, पेंशन फंड कंपनी होती है, एफडीआई होती है, एफआईआई होती है, ठीक है। अब इनका रोल क्या होता है? एक तो ये मॉनिटर करती है कंपनी की मैनेजमेंट को इफेक्टिवली। दूसरा, इन्फ्लुएंस करती है डिसीजंस थ्रू वोटिंग राइट, वोटिंग करवाती है। फिर प्रमोट करती है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को, उत्तरदायित्व रहना चाहिए। गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस को इनकरेज करती है, बढ़ावा देती है। प्रिवेंट करती है कि मिसयूज़ मत करो अपनी पावर का प्रमोटर्स, क्योंकि उनको पता होता है इनसाइडर चीज़ें। पार्टिसिपेट करती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एक्टिवली, चाहे वो जर्नल मीटिंग हो, चाहे मेमोरेंडम मीटिंग हो, या फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग हो, कोई भी हो उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास आता है साइक्रो इकोनॉमिक फिलोसफी इन गांधी आइडिया ऑफ ट्रस्टशिप। तो जो ये गांधी जी की फिलोसफी थी ये पढ़ना है। गांधी ट्रस्टशिप आइडिया बेस्ड था बिलीफ पे दैट वेल्थ इज़ नॉट ओन्ड एब्सोल्युटली बट हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर सोसाइटी। देखो, वेल्थ जो पैसा है वो एक धन है, ठीक है। ये हमारे पास सारा तो आ नहीं सकता, लेकिन हम थोड़े से पैसे से अगर हम अच्छे से कुछ पैसा कमाएं जो कि बिना किसी को हार्म किए हो और सोसाइटी की ट्रस्ट के हिसाब से वो पैसा हो, मतलब कि हम कोई भी अनफेयर चीज़ें नहीं कर रहे हैं, अच्छा पैसा है वो, ब्लैक मनी नहीं है, तो क्या होगा, हमारी इज्जत बढ़ेगी सोसाइटी के अंदर। तो साइकोलॉजी और इकोनॉमिक फिलोसफी है ये गांधी जी की, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है साइकोलॉजी, एक तो साइकोलॉजी क्या है, आपको फेयर तरीके से पैसा कमाना होता है, ठीक है, ये आपकी साइकोलॉजी। इकोनॉमिक मतलब पैसा, मनी होनी चाहिए, विदाउट मनी देयर इज़ नथिंग। तो ये फोकस करती है एथिटिकल और मोरल यूज़ वेल्थ का, धन का आप कैसे एथिटिकल यूज़ करते हो और मोरल यूज़ करते हो।
वेल्थी पीपल एक्ट करते हैं ट्रस्टी बट नॉट एब्सोल्यूट ओनर्स, जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। आप मुंबई के अंदर जब स्कूल्स देखते हो तो वहाँ पे ट्रस्टीज़ होते हैं, जो कि अमीर अमीर इंसान है ना, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे, वो ओनर्स नहीं है लेकिन ट्रस्टी हैं वो उस स्कूल के। वेल्थ शुड बी यूज्ड फॉर सोशल वेलफेयर, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उसको यूज़ करो सोशल वेलफेयर के लिए। इनक्रेज करो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिजनेस के अंदर, प्रमोट करो इक्वलिटी और रिड्यूस करो एक्सप्लॉयटेशन, बिल्ड करो एथिकल कैपिटलिज्म। तो ये गांधी कनेक्ट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उसी से तो बनता है आइडिया एथिकल कॉरपोरेट गवर्नेंस का। नाउ उसके बाद हमारे पास आता है रोल ऑफ सार्बेंस ओक्सले एक्ट 2002 इन इम्प्रूविंग कॉरपोरेट गवर्नेंस यूएसए। तो देखो इस एक्ट का क्या रोल था कॉरपोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में। तो ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था यूएसए में आफ्टर मेजर कॉरपोरेट स्कैंडल्स लाइक इन हॉर्न और वर्ल्डकॉम। तो ये आपको याद करने सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है मैं समझा आज थोड़ा मेरे गले में दर्द है तो धीरे बोला जा रहा है, सो कॉरपोरेट विद दैट। सो ये इम्प्रूव करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रिलायबिलिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। जब आपकी कंपनी की लास्ट में, जब लास्ट वो होता है मंथ 31 मार्च, जब वो आती हैं रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आते हैं, तो ये जो होते हैं ये ट्रू हैं या फिर नहीं, ये कौन देखता है, ये यही अकाउंट देखता है। देखो स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीईओ की और सीएफओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट कि वो सच होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट और ऑडिट कमेटीज़ बनानी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस होता है ऑडिटर्स पे कि नॉन ऑडिट सर्विस आपको नहीं प्रोवाइड करनी, जो भी ऑडिट का काम है सिर्फ वही करना है और फालतू का काम आपको कंपनी में नहीं करना। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, प्रोटेक्ट विस्ट फ्लोर, जैसे सट्टाबाजी होता है ना उसको हटाता है ये। सर्व करता है पेनल्टी, अगर आपने फ्रॉड किया है या फिर मिस स्टेटमेंट लिखी है प्रोस्पेक्टस में तो उसको आपको यहाँ पे पेनल्टीज़ देनी होंगी। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रखता है, दूसरा इंप्रूव करता है एक्यूरेसी, तीसरा ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है, रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ फ्रॉड कम से कम हो, इतना ये ध्यान में रखता है। अब इसका कंक्लूजन की बात करें तो जो ये एक्ट है यहाँ पे, ये एक्ट है ये माइलस्टोन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स में, जो कि कंपनी को ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो यहाँ पे ये कंपनी को टोटली ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिर है फ्लोज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन लेहमन ब्रदर्स कोलैप्स, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या फ्लोज आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो 2008 में लेहमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गए, मतलब हट गए, ख़त्म हो गए, ड्यू टू वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्लोज क्या हैं, फ्लोज बोल सकते हैं ये आपने कोई चीज़ करी है, सॉरी यहाँ पे अभी इसको फिर से, तो यहाँ पे हम इन फ्लोज़ की बात कर रहे थे जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो मेजर फ्लो आता है, मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको हम ऐसे मान सकते हैं जैसे ये कोई काम आपने स्टार्ट किया तो इसमें क्या क्या लॉस, आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या उसके मेन रीजन्स है फ्लो होने, प्रॉब्लम्स होने के जो मेन रीजन्स होते हैं उसको फ्लोज बोलते हैं। तो सबसे पहले आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, सब प्राइम मोर्टेज इन्वेस्टमेंट में एक्सेसिव रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको। दूसरा आपका जो इंटरनल जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो मैनेज नहीं कर पा रहा है आपके रिस्क को। एक तो आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, ऊपर से वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। सो ये दो तो बहुत बड़े चैलेंजेस है फ्लोज़ के लिए किसी भी कॉरपोरेट गवर्नेंस में। लैक ऑफ प्रॉपर बोर्ड ओवरसाइट, आपका जो यहाँ पे बोर्ड ओवरसाइट का मतलब होता है कि आप यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हो कि रियल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है आपको। मैनिपुलेटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जैसे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इनमें आप मिस स्टेटमेंट कर रहे हो, प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी दे रहे हो। पुअर ट्रांसपेरेंसी, आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसमें आप रियल जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखा रहे हो, बहुत ही कम चीज़ दिखा रहे हो और वो जो दिखा रहे हो वो भी गलत। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट फोकस करता है, आप शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट है उस पर फोकस कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी पे फोकस नहीं कर रहे हो। ऐसा कर रहे हो जैसे कि आपको अभी 1-2 महीने में प्रॉफिट कमा के कहीं जाना है, ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में रहना है। देखो उसके बाद है फेलियर ऑफ ऑडिटर और रेगुलेटर्स, ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो ये मेजर फ्लोज होते हैं
जो कि जिसकी वजह से आपका बिजनेस बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस में आ सकता है और उसकी वजह से वो कोलैप्स भी कर सकता है, मतलब बंद हो सकता है। ठीक है, इसका कंक्लूजन इनकी ये जो लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था वो क्या बताता है हमें, वो बताता है कि उनकी जो गवर्नेंस सिस्टम थी, उनकी कंपनी को जो गवर्नेंस क्या होता है कि कैसे कंपनी को मैनेज करें, कंट्रोल करें एक ऐसे तरीके से फेयर और रिस्पॉन्सिबल से। ठीक है, तो उनकी जो कंट्रोल करने का, डायरेक्ट करने का, रेगुलेट करने का जो तरीका था वो बहुत ही कमज़ोर था। दूसरा, वो रिस्क जो था ले रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, पुअर कंट्रोलिंग सिस्टम था। मैनेजमेंट का जो वीक, जो इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट है वो सिस्टम था उनका। अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही थी कि आप मैनिपुलेटेशन कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मिस स्टेटमेंट कर रहे हो प्रोस्पेक्टस में, ट्रांसपेरेंसी अच्छी नहीं है, शॉर्ट टर्म के फोकस कर रहे हो गोल पे, लॉन्ग टर्म पे बात नहीं कर रहे, ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स अपना काम अच्छे से नहीं करें। तो इसी वजह से उनके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको डिस्ट्रॉय होना पड़ा, जो कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था। तो ये फ्लोज थे कॉरपोरेट गवर्नेंस में, कहाँ पे, लेमन्स ब्रदर कोलैप्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है कैडबरी कमेटी के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट रहता है हमारा। कैडबरी कमेटी कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस कैडबरी कमेटी के अंदर, तो ये कहाँ पे बनी थी, ये यूके के अंदर बनी थी 1992 में। ये इंट्रोड्यूस करती है कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, कोड ऑफ बेस्ट जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है ये क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि इसकी रिकमेंडेशंस क्या है। एक तो ये आई थिंक अपने कर लिया है, बट फिर से कर लेते हैं, मुझे लगता है पीछे कर लिया ये। सेपरेशन ऑफ चेयरमैन और सीईओ के रोल्स को, रोल जो होते हैं चेयरमैन के अलग है, सीईओ के अलग है, तो दोनों को अलग रखो, कंबाइन क्यों कर रहे हो। कभी सीईओ जो है वो चेयरमैन का काम करे और चेयरमैन सीईओ को काम करे, ऐसा मत करो, दोनों के रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग रखो। स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाओ। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी के भी डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होनी चाहिए, 1/3 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो होनी चाहिए। ऑडिट कमिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कैडबरी कमेटी है। ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है लास्ट में जो करते हो और फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है तब, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उसमें जो भी चीज़ें लिख रही हो उसके लिए आप आंसरेबल हो, अकाउंटेबल होना चाहिए। प्रोटेक्शन होना चाहिए शेयर होल्डर्स के एक्ट को, जो भी उनके राइट्स हैं उनका रेगुलर डिस्क्लोजर करना चाहिए। आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनके रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका, जो भी आप कर रहे हो, जो आपका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या आपके पास एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ है, सबका रेगुलर डिस्क्लोजर करते रहो। इंपॉर्टेंस, एक तो ये अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, दूसरा ये फ्रॉड जो होता है उसको कम करता है, फिर ये फाउंडेशन रखता है ग्लोबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के लिए। नाउ दिस इज़ ऑल्सो डन। नाउ वी हैव अनदर दैट इज़ OECD प्रिंसिपल्स ऑन डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी, रेजिलेंस। तो देखो ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस पे जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, मतलब हर एक कंट्री ने एक्सेप्ट किए, ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, हर एक कंट्री के अंदर है। पहला यहाँ पे हमने बात करी डिस्क्लोजर की, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, फिर सस्टेनेबिलिटी, फिर रेजिलियंस। तो डिस्क्लोजर, कंपनी को एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। कंपनी को बिल्कुल जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, 100% जो ट्रुथ होता है, सच होता है, वो प्रोवाइड करना चाहिए और अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है पुरानी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये अपडेटेड होनी चाहिए, टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल और जो नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। आपकी बैलेंस शीट, आपकी P&L, आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होती है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी हमने दूसरा देखना है, क्लियर रिपोर्टिंग होनी चाहिए कंपनी के ऑपरेशंस की, आप क्या कैसे कर रहे हो। ईजी एक्सेस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का स्टेक होल्डर अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते कंपनी के अंदर ये चीज़, ये डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है, उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, तो आपको आसान तरीके से उनको प्रोवाइड करना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी में आता है, ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल पे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ठीक है, इन्वायरमेंटल क्या, जहाँ पे इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखो, सोशल को भी और गवर्नेंस को भी, तो आपको सस्टेनेबल तरीके से काम करना चाहिए। रेजिलियंस में कंपनी एबल टू हैंडल फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिस्क, जो भी आपके रिस्क होते हैं उनको आप हैंडल कर पाओ, इतनी तो आपके पास बैकअप टीम होनी चाहिए जो कि आपकी जो भी जितने भी रिस्क हो रहे हैं सबको हैंडल कर पाए। स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। तो ये हो गया डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस। तो ये हमने OECD प्रिंसिपल्स भी देख लिए।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेबी LODR रेगुलेशन एक्ट 2015, ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर्स से रिलेटेड। तो ये LODR रेगुलेशन एक्ट 2015 का है। सेबी मतलब जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलेशंस रूल्स बनाती है वो। अब ये LODR रेगुलेशन एक्ट क्या है, देखो ये है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन एक्ट 2015, जो कि बताता है कि इंश्योर करो गुड गवर्नेंस इन लिस्टेड कंपनी। जो कंपनीज सेबी के अंदर लिखी हुई हैं, जो कि शेयर मार्केट से डील करती हैं, वो है ना गुड गवर्नेंस हो, उसके अंदर जो गवर्नेंस हो रहा है वो गुड हो, ठीक है, अच्छे तरीके से, उनमें अनएथिकल गवर्नेंस ना हो, जो भी चीज़ें हों वो बेस्ट हों, और यहाँ पे गलत बात ना हो। महात्मा गांधी की जो फिलोसफी थी साइको इकोनॉमिक वो भी फॉलो हो, जो भी फ्लोज हैं वो भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या थी, एक तो मेजॉरिटी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, जो एटलीस्ट 1/3 तो होनी चाहिए। उसके बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट्स रिव्यू करने चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेटेड होने चाहिए। मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो आपका इंटरनल का जो कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी हो, आपकी जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी पब्लिश कर रहे हो, दे शुड बी ट्रांसपेरेंट, मतलब उनमें जो भी चीज़ें हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट और 100% ट्रूथ होना चाहिए उनके अंदर, और टाइम टू टाइम वो अपडेटेड होनी चाहिए। फिर दूसरी जो कमेटी थी, हमने देखा 2 कमेटी थी यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, एक तो ऑडिट कमेटी थी, तो ऑडिट कमेटी की ये बातें थी, ठीक है, हमने देख ली ऑडिट कमेटी ने क्या क्या बातें बोली। उसके बाद है स्टेक होल्डर्स, तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, तो इसकी बातें देखते हैं। यहाँ पे बोलता है जो भी ग्रीवेंसीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है शेयर होल्डर्स की और इन्वेस्टर्स की, उनको हैंडल करो, मतलब कस्टमर जो सपोर्ट सर्विस होता है उसको प्रोवाइड करो। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, ग्रीवेंसीज आ रही स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, उनको हैंडल करो। दूसरा, टाइमली रिजोल्यूशन करो कंप्लेंट्स को, जो भी कंप्लेंट आई आपकी कंपनी के अंदर उनको रिजोल्व करो, उनको सोल्व करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो ये ऑडिट कमेटी की हमने देखी। फिर हमने देखी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के रिकमेंडेशंस, जो कि एक्ट बनाया था इसके अकॉर्डिंग है। नाउ वी हैव टू सी, एक और लिमिटेशंस है, एक और चीज़ है जो कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। इन दोनों के इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ये जो इन्वेस्टर होता है उसका कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती है, दूसरा आपकी जो कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथ में लेके आती है, फेयर ट्रीटमेंट लेती है सारे स्टेक होल्डर्स का। ऐसा नहीं है कुछ का तो जो रिच हैं, जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं उनको ज़्यादा मान रही है, और जो जिन्होंने कम किए, जो पुअर है उनको कम मान रही, नहीं, ये सबको बराबर मानते हैं, इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 के क्या प्रोविजंस है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो ऐसे कौन से प्रोविज़न है कंपनी एक्ट 2013 के जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, कोई भी 6 पॉइंट यहाँ पे हमें लिखने हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट की बात करें, यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले है बोर्ड कॉम्पोजिशन। तो देखो यहाँ पे कंपनी एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस को, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और अकाउंटेबिलिटी आए। तो सबसे पहले बोर्ड का कंपोजिशन, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। देखो सबसे पहले तो आपके एग्जीक्यूटिव्स होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो आपके CEO होते हैं वो, और चेयरमैन होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। उसके बाद आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए जो एटलीस्ट 1/3 होनी चाहिए, उसमें से एक वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, प्रॉपर बैलेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड एटलीस्ट 1 वुमेन डिस्क्राइब्ड इन प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, ठीक है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मैंडेटरी है, जो भी लिस्टेड कंपनी है, जो भी शेयर होल्डर्स सेबी के अंदर जो जितने भी कंपनीज़ हैं लिस्टेड हैं, उनको मैंडेटरी है कि आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होगा, ठीक है। ये जितनी भी कंपनी है जो कि लिस्टेड है उनके लिए है, जो कि शेयर होल्डर्स स्टेक मतलब शेयर से डील करती है, सिक्योरिटीज से। फिर अनबाइस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए उसके अंदर। फिर तीसरा ऑडिट कमेटी, यहाँ पे लिस्टेड और लार्ज कंपनी के लिए एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रिव्यू करेगी और आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स को रिव्यू करेगी। तो एक ऑडिट कमेटी भी होना जरूरी है। उसके बाद CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए जिसमें 2% जो एवरेज प्रॉफिट है वो सोसाइटी के ऊपर स्पेंड करना चाहिए।
आप सोसाइटी की चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो उसको 2% आपका जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है, जैसे मान लो 1 लाख का टोटल प्रॉफिट हो रहा है आपकी कंपनी का, आपको अब भी 1 लाख का हुआ और पिछले साल भी 1 लाख का हो, तो ये 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 साल का है, तो एवरेज निकालना है। तो एवरेज कितना आया, 1 लाख आया। तो 1 लाख का 2%, एटलीस्ट 2% आपको क्या करना है, आपको 2,000 रुपये, एटलीस्ट 2,000 रुपये सोसाइटी के अंदर खर्च करने, उनको इम्प्रूव करना है कुछ चीज़ों को, ठीक है। फिर है विजिबल मैकेनिज्म, आप प्रोटेक्ट करो एम्प्लॉयज़ को फ्रॉड और अनएथिकल प्रैक्टिसेस थे उनके साथ फ्रॉड ना हो, उनके साथ अनएथिकल चीज़ें ना हो। डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर करो जो भी रिक्वायरमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर और एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर, वो टाइम टू टाइम अपडेटेड होनी चाहिए, टाइमली अपडेटेड होनी चाहिए और 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए उनके अंदर, और कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। आपके प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। इसी वजह से आप अकाउंटेबल रहोगे, ट्रांसपेरेंट रहोगे एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कर पाओगे। तो कंपनी एक्ट 2013 स्ट्रेंथन करता है कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिस्टम को बाय इंश्योरिंग को अकाउंटेबिलिटी, कि आप जो भी आपके शेयर्स ले रहे हैं उनके लिए आप अकाउंटेबल हो। ट्रांसपेरेंसी, आप जो भी चीज़ शो कर रहे हो वहाँ पे वो शुड बी ट्रांसपेरेंट, मतलब उनमें जो भी चीज़ें वो करेक्ट एक्यूरेट होनी चाहिए। और एथिकल, आप कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिस ना करो, इनसाइडर ट्रेनिंग वगैरह ना करो, अगर करते हो तो उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस अलग से बने हुए हैं। उसके बाद आता है सेबी की रेगुलेशंस ऑन बोर्ड कंपोजिशन, ये हमने एक्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब सेबी की क्या रेगुलेशंस है बोर्ड कंपोजिशन पे, तो सेबी के रेगुलेशंस है बोर्ड कंपोजिशन पे, वो ये हैं, बोर्ड मस्ट हैव ऑप्टिमल मिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जो भी बोर्ड है आपका उसके अंदर एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, किसका, एग्जीक्यूटिव का भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का भी। एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव होता है तो 1/3 तो होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दिस इज कंपलसरी टू हैव 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। फिर चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव है तो हाफ ऑफ बोर्ड मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जितने बोर्ड में लेट्स से 5 मेंबर हैं बोर्ड में, 6 मेंबर हैं, तो उसमें से 3 जो मेंबर हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। मैंडेटरी टू अपॉइंट 1 वुमेन डायरेक्टर, एक तो वुमेन भी होनी चाहिए इसमें डायरेक्टर्स में, ये मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। और सेपरेशन, चेयरमैन और सीईओ के जो फंक्शंस है, रूल्स रेगुलेशंस है, वो सेपरेट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कैडबरी कमेटी। अब कमेटीज़ भी होनी चाहिए यहाँ पे, जैसे ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, स्टेक होल्डर कमेटी जो कि बनाई जाती हैं यहाँ पे होनी चाहिए। कंक्लूजन मेन ये है कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंस होगी, इंडिपेंडेंट होगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है ना वो आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोटक कमेटी रिकमेंडेशन 2017। तो कोटक कमेटी जो कि सेटअप की थी सेबी ने, ठीक है, ये इम्प्रूव करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंडिया के अंदर, तो इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, एक तो 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर, 6 इंडिपेंडेंट, यहाँ पे बता दिया आपको 6 होने चाहिए, वहाँ पे 1/3 की बात कर रहा था, लेकिन कोटक कमेटी में 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए और एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। सीईओ और चेयरमैन है जो टॉप कंपनीज में वो सेपरेट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए रिलेटेड पार्टी एक्ट जो ट्रांजेक्शन्स है वो भी करना ज़रूरी है। ऑडिट कमेटी भी यहाँ पे होना चाहिए, उसके रोल को और बढ़ा दो, और जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको भी डिस्क्लोज़ करो ताकि सबको पता चले कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस, क्या चीज़ें आपके बिजनेस के अंदर, ताकि कोई भी अगर इन्वेस्ट करे तो वो चीज़ों को देख के करें। इंक्रीज़ करो पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन आते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो इनका जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज़ करो। ये जो कमेटीज़ हैं ये स्ट्रेंथन करती है को गवर्नेंस को, ताकि जैसे एक तो इंडिपेंडेंट हो जाएगी और दूसरी ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो यहाँ पे ये भी हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो गाइस यहाँ पे हमने सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे कवर कर लिए 40 मिनट्स में, ये आपके कंप्लीट होते हैं। तो ये देखने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये पीडीएफ आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उस पर जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करो, और जो ये आपको मैसेज आता है ना रिप्लाई में, मेल करते हो तो वो मैसेज आता है, तो वो ऑटोमेटेड मैसेज है, वो ऑटोमेटिक आता है। अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करके मुझे जो मैसेज करते हो, मेल करते हो, तभी आपको वो मैसेज आता है, वरना पीडीएफ के लिए वो मैसेज आपको नहीं मिलेगा।
सो बी अवेयर ऑफ दैट कि आप सारे स्टेप्स को फॉलो करो तभी आपको रिप्लाई मिलता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, मैं उसमें कुछ नहीं करती बिकॉज बहुत सारी ईमेल्स आती हैं तो उसका मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैंने ऑटोमेटिक कर रखा है वो। तो आप सारे स्टेप्स को फॉलो करो और जो फ़ोटो वगैरह है सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं वहाँ पे, उनको करो। एंड पोस्ट पे भी मिल जाएगा, अगर आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन नहीं पता हो तो पोस्ट पे भी मिल जाएगा। वैसे तो सब यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, सबको पता होगा। और एक और बात बता दूँ, यहाँ पे आपका ये पेपर है जो कि 90 मार्क्स का आएगा, ठीक है, आपको ये बात पता है 90 मार्क्स का आएगा। ये इस पेपर में आपको क्या करना है, जैसे 9 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको ये आपके पेजेस हैं, तो अभी तो क्या हो रहा है यहाँ पे ये मार्जिन बनी आ रही है, ठीक है, बहुत नॉइस। ये आपके पेजेस हैं जैसे 1 2 3, तो आपको एक पेज में 2 नंबर या 3 नंबर मिलते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो 9 पेज हैं तो 3 3 3, तो 9 पेज में 9 मार्क्स में आपको 3 पेज भरने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको पेज भरने की ट्रिक बताऊँ, यहाँ पे पहले पेज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब लिखा, उसके बाद आपने एग्जाम्पल दिया। ये तो हर एक क्वेश्चन के आगे कर देना, बिकॉज सब्जेक्ट ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो उसका मतलब तो लिखना ही है, फिर आगे कुछ बात करेंगे। तो ये आप जब कर रहे हो फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करो, और फिर उसके बाद फिर से बता दो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। देन अगेन उस टॉपिक के जो यहाँ पे लिखा था फिर से वो चीज़ लिखो, और लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन जो यहाँ पे याद की थी, और जो यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी थी वो यहाँ पे फिर से लिख दो। तो ऐसे पेज फिल कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसी से मार्क्स मिलते हैं। मैंने खुद पेपर ऐसे दिया और मेरे हमेशा 9 SGPA आए हैं, CGPA आए हैं, जो भी आप कहो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। गाइस प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दो, आपकी राइटिंग अच्छी करके आना, एंड जो भी प्रेजेंटेशन है वो अच्छी करना। कुछ भी अगर आप जैसे नेचर्स लिख रहे हो किसी भी चीज़ के, तो आप उसको ऐसे लिख के और ऐसे बना दो ये वाला, और फिर लास्ट में उसकी एक्सप्लेनेशन डाल दो, ये बना दो। कुछ भी आप फ्लो चार्ट, डायग्राम जितने हो सकते हैं उतने बनाओ, तभी नंबर मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स। एंड अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आप बिल्कुल भी कमेंट वगैरह नहीं करते, इंटरेक्शन नहीं करते, सो प्लीज़ डू ए कमेंट फॉर मी। एंड किसी भी और सब्जेक्ट का आंसर चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स, बाय।